हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। ये कहानी उत्तराखंड हाईवे पे एक ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम सुनील है और मैं पिछले 17 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने देश के लगभग हर हाईवे पर गाड़ी चलाई है, लेकिन जो कुछ मेरे साथ उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर हुआ, वो आज तक मेरी नींद उड़ा देता है। ये बात 3 साल पुरानी है, जब मुझे देहरादून से सीमेंट का लोड लेकर ऊपर पहाड़ों की तरफ जाना था। मौसम अक्टूबर का था, ठंड धीरे धीरे बढ़ रही थी और शाम जल्दी ढल जाती थी। कंपनी ने कहा था कि लोड सुबह तक पहुंचा देना, वरना पेमेंट कट हो जाएगा। पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैंने रात का सफर चुन लिया। ऋषिकेश क्रॉस करते ही पहाड़ शुरू हो गए। नीचे गहरी खाई, ऊपर घना जंगल और बीच में सिर्फ एक पतली सी सड़क। मेरी ट्रक की हेडलाइट अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन उस रोशनी के बाहर सब कुछ काला था। रेडियो सिग्नल चला गया था, नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, सिर्फ इंजन की आवाज और ब्रेक की हल्की चीख कैबिन के अंदर गूंज रही थी। करीब 10 बजे होंगे जब एक तीखे मोड़ पर मुझे रोड के किनारे सफेद कपड़े में एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो सीधा मेरी तरफ देख रही थी। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगी, लेकिन उस जगह आसपास कोई गांव नहीं था। मैंने स्पीड धीमी की। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो एक पल में गायब हो गई। मैंने तुरंत रियर मिरर में देखा, लेकिन पीछे सिर्फ खाली रोड थी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंड उतर गई। मैंने खुद को समझाया कि शायद थकान और अंधेरे का धोखा है। मैं आगे बढ़ने लगा, लेकिन कुछ ही मिनट बाद कैबिन के पीछे जोर से धड़ धड़ की आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर जोर से हाथ मार रहा हो। मैंने तुरंत ट्रक साइड में रोका और टॉर्च लेकर नीचे उतरा। हवा बिल्कुल ठंडी और भारी थी। जंगल में से अजीब सी सीटी जैसी आवाज आ रही थी। मैंने पूरा ट्रक चेक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैं वापस कैबिन में बैठा, मुझे अपने कान के पास हल्की सी फुसफुकार जैसी आवाज सुनाई दी और एक धीमी सी औरत की आवाज मेरे बिल्कुल करीब से बोली, रुक जाओ सुनील, रुक जाओ। ये सुनते ही मेरा खून जम गया, क्योंकि मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था और उस सुनसान पहाड़ पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कांप रही थीं, लेकिन डर के बावजूद मैंने इग्निशन घुमाया और ट्रक फिर से आगे बढ़ा दिया। लेकिन उस रात का असली खौफ अभी शुरू हुआ था। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरा दिमाग उस आवाज में अटक गया था जो मेरे कान के बिल्कुल पास से आई थी। रुक जाओ सुनील, रुक जाओ। मैंने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। न उस मोड़ पर कोई आदमी था, न आसपास कोई गांव। हवा और भी ठंडी हो गई थी, जैसे किसी ने केबिन के अंदर बर्फ भर दी हो। मैंने खिड़की बंद की, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सर्दी मेरी गर्दन पर रेंगी जा रही थी। स्पीड 30 से ऊपर नहीं जा रही थी, क्योंकि रोड पतली और टेढ़ी मेढ़ी थी। नीचे अंधेरी खाई और ऊपर घना जंगल। कभी कभी किसी जानवर की आंखें हेडलाइट में चमककर गायब हो जाती थीं, पर उस रात कुछ अलग था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे पीछे सीमेंट के साथ कुछ और भी चढ़ गया हो। इंजन जोर लगा रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा और उस पल मेरा सांस रुक गया। ट्रक के पिछले हिस्से पर वही सफेद कपड़े वाली औरत बैठी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा सीधा मेरी तरफ था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैंने जोर से ब्रेक दबाया, ट्रक झटके से रुक गया, और जब दोबारा मिरर में देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। मेरा गला सूख चुका था। मैंने पानी की बोतल उठाई, पर हाथ इतने कांप रहे थे कि आधा पानी सीट पर गिर गया। तभी केबिन के अंदर से ही हल्की सी हंसी गूंज उठी, धीमी और खोखली, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे बैठा हो। मैंने हिम्मत करके धीरे से गर्दन घुमाई। पीछे वाली स्लीपर सीट खाली थी, पर उस पर मिट्टी भरे गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे कोई अभी अभी जंगल से चलकर आया हो। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैं तुरंत ट्रक से नीचे उतर गया और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। आसपास सिर्फ अंधेरा और हवा की चीख थी। तभी दूर मोड़ के पास वही सफेद साया फिर से दिखा। इस बार वो धीरे धीरे सड़क के बीच में चल रहा था। मैंने आंखें झपकाईं, पर वो गायब नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा शरीर जैसे जम गया हो, पैर हिल नहीं रहे थे। जैसे ही वो करीब आया, मैंने देखा उसका चेहरा आधा जला हुआ था और होठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान थी। उसने फिर से कहा, रुक जाओ सुनील, मत जाओ आगे, मौत है। उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी। पर मैं इतना घबरा चुका था कि बिना सोचे समझे केबिन में घुसा और ट्रक स्टार्ट कर दिया। मैंने एक्सीलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक तेज मोड़ पर फिसलते फिसलते संभला और मैं उस जगह से दूर निकल गया।
लेकिन कुछ ही किलोमीटर आगे मुझे सड़क पर लोगों की भीड़ दिखी और एक पल के लिए लगा शायद कोई एक्सीडेंट हुआ है। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, मेरा दिल फिर से रुक गया, क्योंकि सड़क के किनारे जो ट्रक पलटा हुआ पड़ा था वो मेरे ट्रक जैसा ही था, और उसके ड्राइवर की लाश जो नीचे पड़ी थी उसका चेहरा बिल्कुल मेरा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए थे और आंखें उस पलटे हुए ट्रक पर टिक गई थीं, जो बिल्कुल मेरे ट्रक जैसा लग रहा था। सड़क के किनारे भीड़ खड़ी थी, पर अजीब बात यह थी कि उन लोगों के चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे थे, जैसे धुंध ने सब कुछ ढक लिया हो। मैं धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाता हुआ उस जगह के बिल्कुल पास पहुंचा और झटके से ब्रेक लगा दिया। नीचे उतरते ही पैरों में कंपन शुरू हो गई। हवा में जलते डीजल और खून की हल्की सी मिलती हुई बू थी। मैंने हिम्मत करके पलटे हुए ट्रक की तरफ देखा। नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी थी, लेकिन जब मैंने हाथ से साफ की तो मेरी सांसें रुक गईं। नंबर मेरा ही था, वही रजिस्ट्रेशन जो मेरे ट्रक पर लगा था। मेरी गर्दन धीरे से उस लाश की तरफ मुड़ी जो सड़क पर पड़ी थी। उसका चेहरा खून से भरा हुआ था, पर जब मैंने झुककर देखा तो वो चेहरा मेरा ही था। मेरी ही आंखें, मेरा ही दाढ़ी का निशान, मेरा ही माथा। एक पल के लिए लगा जैसे मैं खुद को बाहर से देख रहा हूं। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने पीछे मुड़कर अपना ट्रक देखा, वो ठीक था। इंजन चल रहा था, हेडलाइट जल रही थी। फिर ये सब क्या था? भीड़ में खड़े लोग धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ने लगे। उनकी आंखें काली थीं और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उनमें से एक बुढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बिना होठों को हिलाए बोला, तुम्हें रोका था सुनील, तुमने बात नहीं मानी। उसकी आवाज सीधा मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर पैर जमीन से चिपक गए। तभी अचानक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ गायब हो गया। न कोई भीड़, न कोई पलटा ट्रक, न कोई लाश, सिर्फ खाली सड़क और अंधेरा। मैं बीच सड़क पर अकेला खड़ा था। मेरा ट्रक कुछ मीटर आगे खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भागकर केबिन में घुसा और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था फट जाएगा। मैंने इग्निशन घुमाया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बैटरी बिल्कुल डेड, जैसे किसी ने पावर खींच ली हो। तभी केबिन के शीशे पर बाहर से किसी ने धीरे से थप-थप की। मैंने कांपकर साइड विंडो की तरफ देखा। वही सफेद कपड़े वाली औरत बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसका जला हुआ चेहरा हेडलाइट में साफ नजर आ रहा था। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि दर्द था। उसने धीरे से अपना हाथ शीशे पर रखा और कहा, मैंने तुझे बचाने की कोशिश की थी। आगे जो मोड़ है वहां हर साल खून होता है, और आज तेरी बारी थी। मैंने रोकर कहा, तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? उसने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, 3 साल पहले इसी मोड़ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ड्राइवर ने मुझे कुचल दिया और भाग गया। तब से मैं हर उस ड्राइवर को रोकने आती हूं जो उसी वक्त उस मोड़ पर पहुंचता है, लेकिन जो नहीं रुकता उसका अंजाम तुमने देख लिया। मैंने हिम्मत करके पूछा, अगर मैं रुक जाऊं तो क्या होगा? उसने कहा, सुबह होने तक यहीं रुक जाओ, वरना वक्त का पहिया तुम्हें वापस यहीं ले आएगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में घुल गई। उसके हाथ का निशान अब भी शीशे पर था, लेकिन अगले ही पल ट्रक का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, जैसे किसी ने अंदर से चाबी घुमाई हो, और स्पीडोमीटर अपने आप 40 पर आ गया। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, पर ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा, सीधा उस मौत वाले मोड़ की तरफ जहां मैंने अपनी ही लाश देखी थी। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, लेकिन कंट्रोल मेरा नहीं था। ट्रक अपने आप उसी मौत वाले मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां मैंने अपनी ही लाश देखी थी। मैंने ब्रेक पर पूरा जोर लगाया, पर पैडल पत्थर जैसा सख्त हो गया। स्पीडोमीटर धीरे धीरे 40 से 50 पर पहुंच गया और इंजन की आवाज भारी होकर गूंजने लगी, जैसे कोई और भी उसे चला रहा हो। मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे और आंखों के सामने वही सफेद साया बार बार चमक रहा था। मोड़ करीब आ रहा था। नीचे अंधेरी खाली मुंह फाड़े खड़ी थी और ऊपर जंगल की शाखें हवा में चीख रही थीं। तभी अचानक मेरे कान में फिर से उस औरत की आवाज गूंजी, सुनील, स्टीयरिंग छोड़ दो। मैंने डर के मारे पल भर को स्टीयरिंग ढीली छोड़ दी और उसी पल ट्रक झटके से साइड में फिसल कर रुक गया, बिल्कुल मोड़ से कुछ मीटर पहले। मेरे सामने सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे जो अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर ट्रक सीधा आगे बढ़ता तो सीधा खाई में गिर जाता। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं कुछ पल तक बस स्टीयरिंग में पकड़े बैठा रहा, फिर हिम्मत करके नीचे उतर गया। हवा और भी ठंडी थी, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी शांति थी। मैंने टॉर्च जलाकर देखा तो सच में पूरी रोड पत्थरों से बंद थी, जैसे अभी अभी पहाड़ से गिरकर आए हों। मैं समझ गया कि अगर वो साया मुझे न रोकती तो मैं जिंदा नहीं होता। मैंने आसपास देखा और धीरे से कहा, तुम सही थीं, मुझे माफ कर दो। इतना कहना था कि जंगल की तरफ से हल्की सी रोशनी चमकी और मुझे वो सफेद कपड़े वाली औरत थोड़ी दूर खड़ी दिखी।
इस बार उसका चेहरा पहले से कम जला हुआ लग रहा था। उसने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, अब समझे तुम। लेकिन उसी वक्त पीछे से किसी गाड़ी की तेज हेडलाइट मेरी आंखों पर पड़ी। मैं पलट कर देखा तो एक और ट्रक फुल स्पीड में उस मोड़ की तरफ आ रहा था। मैं जोर जोर से हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा करने लगा, पर शायद उसने मुझे नहीं देखा। वो ट्रक पत्थरों पर चढ़ा और कंट्रोल खो बैठा। एक जोर का धमाका हुआ और वो सीधा खाई में गिर गया। अंधेरा फिर से शांत हो गया। सिर्फ नीचे से आती हुई धुआं और जलती हुई चीजों की बू रह गई। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। मैं सड़क पर घुटनों के बल गिर गया। आंखों के सामने वो हादसा दोहरा रहा था। तभी मेरे कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैंने पलटकर देखा तो वो औरत मेरे बिल्कुल करीब खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, हर साल एक जान जाती है। आज तुम बच गए, पर इस सिलसिले को रोकना होगा। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसे? उसने कहा, जो ड्राइवर मुझे कुचलकर भागा था, उसका सच ढूंढो, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और ये मौत का मोड़ शांत होगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे हवा में घुल गई। लेकिन इस बार डर से ज्यादा मेरे दिल में एक बोझ था, एक जिम्मेदारी का बोझ। मुझे समझ आ गया था कि मेरी जिंदगी अब सिर्फ मेरी नहीं रही थी। उस रात मैं सुबह होने तक वहीं रुका रहा और सूरज की पहली किरण के साथ मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस 3 साल पुराने एक्सीडेंट का सच ढूंढ कर रहूंगा, चाहे मुझे पहाड़ों के सबसे अंधेरे राज क्यों न खोलने पड़े। अगले दिन से मेरी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ चुकी थी। मैंने कंपनी से छुट्टी ले ली और बहाना बना दिया कि घर में जरूरी काम है। लेकिन असल में मेरा मकसद सिर्फ एक था, उस लाल ट्रक को ढूंढना जिसका एक हेडलाइट टूटा हुआ था और नंबर आधा मिटा हुआ था। मैं फिर से पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा, इस बार बिना लोड के, सिर्फ सच की तलाश में। हर ढाबे, हर पेट्रोल पंप पर रुकता, ड्राइवर्स से बात करता, पुरानी बातें छेड़ता, पर ज्यादा लोग चुप हो जाते। कुछ लोग सिर्फ इतना कहते कि उस मोड़ का नाम मत लो, वहां बुरा साया है। एक शाम मैं उसी पुराने ढाबे पर बैठा था जब एक आदमी मुझे घूरते हुए नजर आया। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, और जब मैंने उस एक्सीडेंट का जिक्र किया तो उसके हाथ से बीड़ी गिर गई। उसने धीरे से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने झूठ बोल दिया कि मैं उस औरत का रिश्तेदार हूं और सच जानना चाहता हूं। वो आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, 3 साल पहले एक ड्राइवर था, महेश नाम का। वो लाल ट्रक चलाता था। उसका एक हेडलाइट टूटा हुआ रहता था और नंबर प्लेट पर मिट्टी चिपकी रहती थी, क्योंकि वो अक्सर ओवरलोड में चलता था। मैंने उसका नाम सुनते ही महसूस किया जैसे हवा भारी हो गई हो। मैंने पूछा, अब वो कहाँ है? आदमी ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, उस एक्सीडेंट के बाद वो अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं उसने ट्रक बेच दिया और शहर छोड़ दिया, पर कुछ कहते हैं कि उस पर भी उस मोड़ का साया पड़ गया था। उस रात जब मैं वापस अपने ट्रक में आया तो कैबिन के अंदर मिट्टी भरे गीले पैरों के निशान फिर से बने हुए थे। इस बार वो सीधा मेरी सीट तक आए थे और स्टीयरिंग पर खत्म हो रहे थे, जैसे कोई मुझे रास्ता दिखा रहा हो। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। तभी मेरे कान के पास वही हल्की सी आवाज आई, सुनील, जल्दी करो, वक्त कम है। मैंने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और उस आदमी से मिली जानकारी के हिसाब से नीचे के एक छोटे शहर की तरफ बढ़ गया। रास्ते भर मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे साथ कैबिन में बैठा हो, कभी ठंडी हवा का झोंका, कभी धीमी सी फुसकार। पर अब मुझे उतना डर नहीं लग रहा था। डर की जगह एक अजीब सी जिम्मेदारी थी। रात होने से पहले मैं उस छोटे शहर के ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचा, जहां पुराने ट्रक्स खड़े थे और ड्राइवर्स आते जाते थे। मैंने हर जगह महेश के बारे में पूछा। ज्यादा लोग चुप हो गए, लेकिन एक मैकेनिक ने धीरे से कहा, अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो पुरानी वर्कशॉप के पीछे वाले मकान में जाओ। वहां एक आदमी रहता है जो 3 साल से किसी से ज्यादा मिलता नहीं। उसका ट्रक जलकर कबाड़ हो चुका है, पर वो खुद अभी जिंदा है। ये सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं जानता था कि मैं सच के करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि उस सच का सामना करते वक्त मेरे साथ क्या होने वाला था। क्योंकि जैसे ही मैं वर्कशॉप के पीछे अंधेरी गली में घुसा, मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई साया मेरे पीछे चल रहा है, और इस बार उस साये में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि गुस्सा भी था। गली अंधेरी थी और हवा में तेल और जले हुए लोहे की तेज बू थी। मैं धीरे धीरे वर्कशॉप के पीछे वाले पुराने मकान की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम पर लग रहा था जैसे जमीन हल्की सी कांप रही हो। मेरे पीछे चलने वाला साया अब और साफ महसूस हो रहा था, लेकिन जब भी मैं पलटकर देखता तो सिर्फ खाली गली नजर आती। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने जोर से दस्तक दी। कुछ पल तक खामोशी छाई रही, फिर अंदर से हल्की सी खांसी की आवाज आई और दरवाजा आधा खुला। मेरे सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें धसी हुई और चेहरे पर अजीब सी घबराहट।
मैंने धीरे से पूछा, क्या तुम महेश हो? उसका नाम सुनते ही उसका रंग उड़ गया। उसने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हाथ लगाकर रोक लिया। मैंने कहा, मुझे 3 साल पहले पहाड़ के उस मोड़ के बारे में बात करनी है। उसके पैर लड़खड़ा गए और वो पीछे हटकर कुर्सी पर गिर गया। घर के अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पीली बल्ब की रोशनी झिलमिला रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से पानी का ग्लास उठाया और बोला, तुम्हें किसने भेजा? मैंने सच बता दिया कि मैं एक ड्राइवर हूं और उस मोड़ पर हर साल हो रहे एक्सीडेंट के पीछे का सच जानना चाहता हूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने सिर पकड़ लिया। फिर धीरे से बोला, मैंने उसे नहीं देखा था। वो अचानक सामने आ गई थी। ब्रेक फेल हो गए थे। मैं डर गया था। लोगों ने देख लिया होता तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाती, इसलिए मैं भाग गया। ये बोलते बोलते उसकी आवाज टूट गई। मैंने गुस्से में पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भागने की वजह से कितनी जानें जा चुकी हैं? उसने सर हिलाकर मना किया और बोला, मुझे हर रात वो दिखती है। वो मेरे कमरे के कोने में खड़ी रहती है, कभी चुप कभी रोती हुई। मैं 3 साल से सो नहीं पाया हूं। मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। हवा ठंडी हो गई है और बल्ब हल्की सी झिलमिलाया। मैंने धीरे से महेश से कहा, अगर तुम सच में पछताते हो तो कल मेरे साथ उस मोड़ पर चलो और सबके सामने अपना जुर्म कबूल करो। शायद उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। महेश का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मना करना चाहा, लेकिन उसी वक्त कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बल्ब एक पल के लिए बुझ गया। अंधेरे में मुझे वो सफेद साया साफ नजर आया जो महेश के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, बल्कि लाल सी चमक रही थीं और उसकी नजर सीधा महेश पर थी। महेश चीख उठा और जमीन पर गिर गया। मैंने जोर से भगवान का नाम लिया और कहा, हम कल सुबह उस मोड़ पर जाएंगे, सच सामने आएगा। तभी हवा का झोंका आया और बल्ब फिर से जल उठा। साया गायब हो चुका था। महेश पसीने में भीगा हुआ था और बस एक ही बात दोहरा रहा था, मैं चलूंगा, मैं सब मान लूंगा। उस रात मुझे समझ आ गया कि अब पलायन का वक्त खत्म हो चुका है। अगले दिन सुबह हमें उस मौत के मोड़ पर वापस जाना ही था जहां से ये सब शुरू हुआ था। सुबह का आसमान हल्का सा नीला हो रहा था जब मैं महेश को अपने ट्रक में बिठाकर पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। उसका चेहरा रात भर की दहशत से पीला पड़ चुका था और वो पूरे रास्ते चुप रहा। सिर्फ कभी कभी उसकी सांसें तेज हो जातीं, जैसे कोई उसके कान में फिर से वही पुरानी चीख फूंक रहा हो। जैसे जैसे हम उस मौत वाले मोड़ के करीब पहुंच रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। मैंने देखा महेश के हाथ कांप रहे थे। मैंने उससे कहा, अब भी वक्त है, सच बोल दो, वरना शायद आज रात फिर कोई जान जाएगी। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने धीरे से कहा, मैंने उसे टक्कर मारी थी, पर ब्रेक सच में फेल नहीं हुए थे। मैं नशे में था और स्पीड ज्यादा थी। वो औरत सड़क के किनारे चल रही थी। मैंने उसे देखा, पर ट्रक कंट्रोल नहीं हुआ और मैं डर कर भाग गया। उसके ये अल्फाज सुनकर मेरे दिल में गुस्सा उबल उठा, लेकिन मैं चुप रहा क्योंकि मुझे पता था असली फैसला अब पहाड़ करेगा। जैसे ही हम मोड़ पर पहुंचे, मैंने ट्रक साइड में रोका और महेश को नीचे उतरने को कहा। सूरज पूरी तरह निकला नहीं था और धुंध हल्की सी छाई हुई थी। महेश धीरे धीरे सड़क के बीच में आया और जोर से चिल्लाया, मैंने गलती की, मैंने उसे मारा और भाग गया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा, फिर अचानक तेज हवा चलने लगी और धुंध घनी हो गई। मेरे सामने वही सफेद साया उभर आया। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा साफ था। जलने के निशान धीरे धीरे कम होते दिख रहे थे। वो सीधा महेश के सामने खड़ी थी। महेश घुटनों पर गिर गया और रोकर माफी मांगने लगा। साया कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने अपना हाथ उसके सर पर रखा। उस स्पर्श में न गुस्सा था न बदला, सिर्फ एक गहरा दर्द था। हवा धीरे धीरे शांत होने लगी और धुंध हल्का पड़ने लगा। मुझे लगा शायद सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक महेश जोर से चीखा। उसका शरीर झटके खाने लगा, जैसे उसके अंदर से कुछ निकल रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, सुनील, मुझे माफ कर देना, मैं ज्यादा देर तक इस बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकता। उसकी आंखें पलट गईं और वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। मैं दौड़कर उसके पास गया। उसकी सांसें चल रही थीं, पर बहुत हल्की। साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा और उसका रूप धुंध में घुलने लगा। जाने से पहले उसने एक बार मेरी तरफ देखा। उस नज़र में शुक्रिया था। फिर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। सूरज निकल आया। हवा में वो बोझ नहीं था जो पहले महसूस होता था। मैंने महेश को संभाला और तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। रास्ते भर मेरा दिमाग एक ही बात सोच रहा था, क्या उसकी आत्मा को सच में शांति मिल गई या ये सिर्फ एक नया आगाज था?
क्योंकि पहाड़ों का सन्नाटा कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होता और कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने महेश को इमरजेंसी में ले लिया। मैं बाहर बेंच पर बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में सुबह का वो मंजर बार बार घूम रहा था। कुछ घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, उसकी जान बच गई है, लेकिन उसे गहरा मेंटल शॉक लगा है, उसे कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में अब भी एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कहानी अभी अधूरी हो। हॉस्पिटल से निकलकर मैं सीधा वापस पहाड़ की तरफ चला गया। मुझे देखना था क्या सच में उस मोड़ का माहौल बदल गया है। जब मैं वहां पहुंचा तो सब कुछ शांत था, न धुंध न ठंडी हवा का बोझ। रोड बिल्कुल साफ थी और सूरज की रोशनी पहाड़ों पर चमक रही थी। मैंने ट्रक साइड में रोका और कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा। तभी एक बूढ़ा गांव वाला वहां से गुजरा। उसने मुझे पहचान लिया और बोला, बेटा, आज पहली बार इस मोड़ पर अजीब सी शांति है। कल रात कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। मैं चुप रहा, पर अंदर से हल्का महसूस कर रहा था। शायद उस आत्मा को सच में मुक्ति मिल गई थी। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि मेरी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी चीज पर पड़ी। मैंने झुककर देखा तो वो एक पुरानी चांदी की पायल थी, आधी जली हुई, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस औरत का चेहरा था। मैंने उसे हाथ में उठाया तो ठंडी सी लहर मेरी उंगलियों से गुजरी और कान में हल्की सी आवाज गूंजी, शुक्रिया सुनील। मेरा दिल जोर से धड़का, पर इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी थी। मैंने पायल को पास के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दिया और मन ही मन प्रार्थना की कि उसे अब शांति मिले। मैं ट्रक में वापस बैठा और इंजन स्टार्ट किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ दूर आगे बढ़ा, मुझे रियर व्यू मिरर में पल भर के लिए एक परछाई नजर आई। इस बार वो सफेद साया नहीं था, बल्कि एक छोटा सा बच्चा जो सड़क के किनारे खड़ा मुझे देख रहा था। मैंने झट से ब्रेक लगाया और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हवा में फिर से एक अजीब सी सर्दी घुल गई। मैं समझ गया कि पहाड़ों के राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। शायद उस मोड़ पर शांति आ गई थी, लेकिन उत्तराखंड के उन अंधेरे रास्तों पर अब भी कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से परे था। और मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी जिंदगी का सफर अब सिर्फ एक ड्राइवर का सफर नहीं रहा, बल्कि उन अनजाने सायाओं के बीच एक लंबे इम्तिहान की शुरुआत हो चुका है। उस दिन के बाद मैंने सोचा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन पहाड़ों का सन्नाटा कभी बिना वजह नहीं होता। कुछ हफ्तों तक मैं नॉर्मल रूट पर ट्रक चलाता रहा और कोशिश करता रहा कि उस मोड़ की यादें भूल जाऊं। महेश हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुका था और उसने पुलिस में जाकर अपना जुर्म कबूल कर लिया था। केस दोबारा खुल गया और गांव वाले कहने लगे कि शायद अब वो जगह शांत हो जाएगी। लेकिन एक रात जब मैं फिर से उसी पहाड़ी रूट पर लोड लेकर जा रहा था, तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो गई। मौसम अचानक खराब हो गया। हवा तेज चलने लगी और बादल इतने नीचे आ गए कि रोड मुश्किल से दिख रही थी। मैं सोच रहा था कि शायद ये सिर्फ मौसम का असर है, पर जैसे ही मैं उस मौत वाले मोड़ के पास पहुंचा जहां सब कुछ खत्म हुआ था, वहां अचानक ट्रक का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। हेडलाइट बुझ गई और पूरा अंधेरा छा गया। मेरे कान में फिर से हल्की सी बच्चे की हंसी गूंजी, वहीं पर छाई जो मैंने मिरर में देखी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने इग्निशन घुमाया, पर ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। तभी विंडशील्ड पर छोटे छोटे हाथों के गीले निशान उभरने लगे, जैसे कोई बच्चा बाहर से शीशे पर हाथ रखकर झांक रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने धीरे से कहा, कौन हो तुम? हवा में से एक पतली सी आवाज आई, मुझे भी घर जाना है सुनील। ये सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्दी दौड़ गई। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकला। धुंध इतनी घनी थी कि पैर के नीचे जमीन तक साफ महसूस नहीं हो रही थी। हर कदम पर पत्थर खिसकने की आवाज आती और नीचे गहरा अंधेरा मुंह फाड़े खड़ा था। बच्चा बिना मुड़े आगे चल रहा था, जैसे उसे रास्ता याद हो। मैं चिल्लाया, रुक जाओ, गिर जाओगे। लेकिन उसने बस हल्का सा हाथ उठाकर इशारा किया कि मैं उसका पीछा करता रहूं। रेलिंग के टूटे हिस्से से थोड़ा आगे एक पतली सी पैदल पटरी नीचे जा रही थी, जो शायद कभी गांव वालों ने बनाई होगी। मैं संभलते हुए नीचे उतरने लगा। हर सांस में मिट्टी और नमी घुल रही थी। कुछ दूर जाने पर मुझे वही जल चुकी टॉय कार नजदीक से दिखाई दी और उसके पास कपड़े का छोटा सा टुकड़ा, जो बच्चे के स्वेटर का हिस्सा लग रहा था। मेरा दिल भर आया। तभी बच्चा रुक गया और मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब भी खाली थीं, पर चेहरे पर दर्द साफ था। उसने धीरे से कहा,
मम्मी मुझे बचाने के लिए मुझे धक्का देकर साइड में कर रही थीं, पर मैं फिसल गया और नीचे गिर गया। किसी ने मुझे ढूंढा ही नहीं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे समझ आ गया कि उस रात 2 जानें गई थीं, पर सबने सिर्फ एक को याद रखा। मैं घुटनों के बल बैठ गया और कहा, मैं तुम्हें घर पहुंचाऊंगा, बताओ क्या करूं। बच्चा धीरे से खाई के और नीचे की तरफ इशारा करने लगा। मैं और नीचे उतरा तो कुछ पत्थरों के बीच एक छोटा सा कंकाल लटका हुआ था, कपड़े के साथ, जिसमें मिट्टी जम चुकी थी। मेरी सांसें अटक गईं। 3 साल से यह सच यहीं दबा पड़ा था। मैंने तुरंत ऊपर चढ़कर पुलिस को फोन किया और उन्हें सब बताया। सुबह तक रेस्क्यू टीम आ गई और जब सच सामने आया तो सब लोग सन्ना रह गए। गांव वाले रो पड़े क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि बच्चा भी लापता था। महेश को जब यह खबर मिली तो वो टूट गया और पुलिस के सामने पूरा सच बता दिया। जब बच्चे के अवशेष को इज्जत से ऊपर लाया गया और उसकी मां के पास दफनाने का फैसला हुआ, तब मैं वहां खड़ा सब देख रहा था। हवा में एक अजीब सी हल्कापन था, जैसे सालों का बोझ हट रहा हो। जैसे ही मिट्टी दी गई, मुझे अपने कंधे पर एक नर्म सा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पलट कर देखा तो वो बच्चा और उसकी मां दोनों एक पल के लिए साफ रूप में नजर आए। उनके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, सिर्फ शांति थी। बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, अब मुझे भी घर मिल गया सुनील। और इतना कहकर वो धीरे धीरे रोशनी की हल्की सी लहर में बदलकर हवा में विलीन हो गए। उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो डर के नहीं, सुकून के थे। मैं समझ गया कि कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन पहाड़ों ने मुझे एक सबक दिया था कि कभी-कभी इंसान की गलती सिर्फ एक पल की होती है, पर उसका बोझ सालों तक जमीन और हवा दोनों उठाते रहते हैं। और शायद इसीलिए मुझे उस रात रोका गया था, ताकि मैं सिर्फ अपनी जान ही नहीं, बल्कि 2 भटकती आत्माओं को भी उनका घर दिला सकूं। बच्चे और उसकी मां को दफनाने के बाद पहाड़ों का माहौल सच में बदल गया था। अगले कुछ महीनों तक उस मोड़ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। ड्राइवर्स के बीच धीरे धीरे बात फैल गई कि वहां का बुरा साया चला गया है। लेकिन मेरी जिंदगी पुरानी तरह नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। रात को जब भी मैं स्टीयरिंग पकड़ता तो कभी कभी रियर व्यू मिरर में अपनी ही आंखों में एक अजीब सी गहराई महसूस करता, जैसे पहाड़ ने मुझे अपना राज दिखाकर अब हमेशा के लिए बदल दिया हो। महेश ने कोर्ट में अपना जुर्म कबूल किया, उसे सजा मिली, लेकिन उसने जेल जाने से पहले मुझसे मिलकर कहा, अगर तुम उस रात मुझे वापस मोड़ पर ना ले जाते तो शायद मैं कभी अपने पाप का बोझ नहीं उतार पाता। उसकी आंखों में पहली बार सच्ची शर्म और हल्कापन था। मैं कुछ नहीं बोला, बस इतना समझा कि कभी कभी इंसान को डर से नहीं, सच से मुक्ति मिलती है। कुछ महीने बाद मुझे फिर से पहाड़ों पर इमरजेंसी लोड लेकर निकलना पड़ा। मौसम साफ था और दिल में डर की जगह एक अजीब सा विश्वास था। जब मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा तो मैंने देखा वहां छोटी सी दिया जली हुई थी, शायद किसी ने याद में रखी होगी। मैं धीरे से मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। तभी वायरलेस पर एक नई खबर आई, आगे कुछ किलोमीटर पर एक बस का ब्रेक फेल हो गया है और वो इसी रूट पर आ रही है। मेरा दिल एक पल को रुक गया, क्योंकि अगर बस कंट्रोल में नहीं आई तो वो सीधा उस मोड़ पर टकरा सकती थी। मैं तुरंत स्पीड बढ़ाकर आगे बढ़ा और उस जगह पहुंचा जहां रोड थोड़ी चढ़ाई लेती है। दूर से बस जिग-जैग होती हुई आती नजर आई। लोगों की चीखें हवा में गूंज रही थी। मुझे एक पल के लिए वही पुरानी रात याद आ गई, लेकिन इस बार मैं डरकर भागने वाला नहीं था। मैंने अपना ट्रक मोड़ के बिल्कुल पहले टेढ़ा खड़ा कर दिया, ताकि बस की स्पीड कम हो जाए और ड्राइवर को ब्रेक लगाने का मौका मिले। बस जोर से मेरी ट्रक के साइड से टकराई। बड़ा झटका लगा, पर स्पीड टूट गई और वो मोड़ पर खाई में गिरने से बच गई। लोग रो रहे थे पर जिंदा थे। मेरे ट्रक का आगे का हिस्सा टूट चुका था, पर मुझे बस हल्की सी चोट आई थी। जब सब शांत हुआ और लोग नीचे उतरकर शुक्रिया कहने लगे, तब मैंने पल भर के लिए मोड़ की तरफ देखा। हवा में एक हल्का सा उजाला सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने फिर से दुआ दी हो। मुझे लगा शायद पहाड़ों ने मुझे इस बार किसी और की जान बचाने के लिए भेजा था। उस रात हॉस्पिटल में फर्स्ट एड के बाद जब मैं अकेला बैठा था तो मेरे कान में एक बहुत हल्की सी बच्चे की हंसी गूंजी, लेकिन इस बार वो डर नहीं थी, बल्कि खुशी थी। मैंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूं, मेरा सफर सिर्फ स्टीयरिंग तक सीमित नहीं है। मैं जब भी उस रूट पर जाता हूं तो हर ड्राइवर को स्पीड कम रखने की सलाह देता हूं। लोग मुझे कभी कभी पागल कहते हैं, पर मैं जानता हूं कि पहाड़ों के मोड़ मजाक नहीं करते, और जो सीख मुझे मिली है वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि कभी कभी भटकती रूह से ज्यादा खतरनाक इंसान की लापरवाही होती है, और अगर वक्त पर सुधार ना हो तो हर मोड़ मौत का मोड़ बन सकता है। लेकिन अगर हिम्मत और इंसानियत हो तो वही मोड़ किसी की नई जिंदगी की शुरुआत भी बन सकता है। और शायद इसीलिए मेरी कहानी अब सिर्फ डर की नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की कहानी बन चुकी है।
उस बस वाले हादसे के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चल पड़ी थी। लोग मुझे हीरो कहने लगे थे, लेकिन मैं जानता था कि मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था। असली सच तो ये था कि अगर मैं उस रात के डर से बदला ना होता तो शायद मैं भी कभी किसी मोड़ पर किसी और की मौत का सबब बन सकता था। कुछ महीने बीत गए और पहाड़ों पर सर्दी वापस लौट आई। एक रात मुझे फिर से उसी रूट पर निकलना पड़ा। बर्फीली हवा चल रही थी और आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था। मैं धीरे धीरे मोड़ के करीब पहुंचा और इस बार मैंने खुद से कहा कि मैं यहां रुकूंगा नहीं। लेकिन जैसे ही ट्रक मोड़ क्रॉस करने लगा, स्टीयरिंग में हल्की सी कंपन हुई। मेरा दिल जोर से धड़का, पर इस बार इंजन बंद नहीं हुआ, ना हेडलाइट बुझी। मैं समझ गया कि ये डर अब सिर्फ मेरी यादों का हिस्सा है। मैंने स्पीड धीमी रखी और आगे बढ़ गया। तभी कुछ किलोमीटर बाद मुझे सड़क के किनारे एक नई चमकदार गाड़ी खड़ी दिखी। उसका टायर फटा हुआ था और अंदर एक जवान लड़का घबराया हुआ खड़ा था। रात का वक्त था और उस जगह नेटवर्क भी नहीं आता। मैंने ट्रक रोका और उसकी मदद करने लगा। जब तक टायर बदला, मैं उसे पहाड़ों के मोड़ की कहानी सुनाता रहा और समझाता रहा कि रात में लापरवाही मत करना। उसने ध्यान से मेरी बात सुनी और कहा, भैया, आप जैसे लोग कम मिलते हैं। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जब मैं वापस ट्रक में बैठा और आगे बढ़ा तो रियर व्यू मिरर में पल भर के लिए मुझे दो हल्की रोशनी के साई नजर आए, एक बड़ा, एक छोटा। पर इस बार उनमें डर नहीं था, बस शांति थी। मैंने हाथ जोड़कर धीरे से प्रणाम किया और समझ गया कि कहीं ना कहीं वो दोनों अब भी मेरे सफ़र के साथी हैं, पर सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि हर मोड़ पर इंसान को होशियार रहना चाहिए। उस रात जब मैं घर पहुंचा और माँ ने पूछा, बेटा इतनी थकान क्यों लग रही है, तो मैंने बस इतना कहा, पहाड़ ने मुझे सब्र सिखा दिया है। मैं जानता था कि मेरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अब पीछे रह गया है, पर उसकी सीख मेरे साथ हमेशा चलेगी। और जब भी मैं स्टीयरिंग पकड़ूंगा, मुझे वो रात याद आएगी जब एक भटकती आत्मा ने मुझे रोका था, ताकि मैं सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बचा सकूं। और शायद इसी तरह मेरा सफ़र चलता रहेगा जब तक मैं चल सकता हूं, हर मोड़ पर थोड़ा धीरे, थोड़ा संभल कर, क्योंकि पहाड़ कभी माफ़ नहीं करते, पर कभी कभी इंसान को सुधरने का मौका ज़रूर दे देते हैं। आज उस रात को पूरे 3 साल और बीत चुके हैं और मैं अब भी ट्रक चला रहा हूं, लेकिन मैं वो पुराना सुनील नहीं रहा जो सिर्फ डिलीवरी टाइम और पेमेंट के बारे में सोचता था। अब जब भी मैं पहाड़ों की तरफ निकलता हूं तो दिल में एक अजीब सा सम्मान होता है उन रास्तों के लिए जो इंसान को पल भर में सबक सिखा देते हैं। उस मौत वाले मोड़ पर अब सरकार ने मजबूत रेलिंग लगा दी है, वार्निंग बोर्ड लग गए हैं और रोड थोड़ा चौड़ा भी कर दिया गया है। ड्राइवर्स रुककर चाय पीते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं होता कि कभी यहाँ हवा में चीखें गूंजती थीं और धुंध में भटकती रूहें रास्ता ढूंढती थीं। मैं कभी कभी ट्रक साइड में लगाकर कुछ पल के लिए आंखें बंद करता हूं और चुपचाप शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अगर उस रात मुझे रोका न गया होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होता, या फिर जिंदा होते हुए भी अंदर से मर चुका होता। महेश अपनी सज़ा काट रहा है और सुना है जेल में वो दूसरे कैदियों को ड्राइविंग सेफ्टी के बारे में बताता है। शायद उसने भी अपनी गलती से सीख ली है। मैं जब भी नए ड्राइवर्स से मिलता हूं तो उन्हें एक ही बात कहता हूं कि पहाड़ों पर स्पीड से ज़्यादा ज़रूरी सब्र होता है, क्योंकि एक पल की लापरवाही किसी माँ को उसका बच्चा और किसी बच्चे को उसकी माँ से हमेशा के लिए दूर कर सकती है। कभी कभी रात को जब मैं अकेला सफ़र करता हूं और हवा हल्की सी गर्म होकर चेहरे को छू जाती है तो मुझे लगता है जैसे कोई दुआ दे रहा हो। डर अब कहीं नहीं है, बस एक गहरा एहसास है कि कुछ राज इंसान को सिर्फ तब दिखते हैं जब वो तैयार हों उन्हें समझने के लिए। उस मोड़ से गुजरते वक्त मैं हर बार स्टीयरिंग को थोड़ा और मजबूत पकड़ता हूं और धीरे से कहता हूं, मैं याद रखूंगा। और शायद इसी याद ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया है। मेरी कहानी कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो पहाड़ों के सन्नाटे में लिखी गई थी और जिसने मुझे सिखा दिया कि जिंदगी सिर्फ अपनी नहीं होती, हर मोड़ पर किसी और की सांस भी जुड़ी होती है। और जब तक मैं ट्रक चलाता रहूंगा तब तक उस रात का सबक मेरे साथ चलेगा, एक चुप सी दुआ की तरह जो हर सफ़र में मेरे आगे आगे चलती है और मुझे याद दिलाती है कि हर अंधेरा मोड़ एक नई रोशनी का इंतज़ार करता है। बस इंसान को हिम्मत करके रुकना और समझना आना चाहिए।